नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आपका आज ही के दिन स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि निरंतर हम यही प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ विषयों की ऐसी जानकारी लेकर आएँ जिन्हें पढ़ते समझते वक्त आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको परेशानी आती है, क्योंकि शायद हो सकता है कई बार किताबों के पन्ने पलटते वक्त आपको बहुत सी बातें समझ में ना आती हों, लेकिन इस लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि आप तक वो तमाम बातें पहुँचें जिनको आप जानना और समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिले। तो मित्रों, हम बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं शब्दकोश में वर्णक्रम की व्यवस्था। अब किस तरीके की व्यवस्था की जाती है वर्णक्रम की शब्दकोश में, इसके लिए हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर सेठी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये कार्यरत हैं। और आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से शब्दकोश में वर्णक्रम की व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे श्री हरीश कुमार सेठी साहब का। तो डॉक्टर सेठी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। आज का हमारा जो विषय है शब्दकोश में वर्णक्रम व्यवस्था, यानी शब्दों को कोश में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। अपने पिछले व्याख्यान में हमने कोश और कोश विज्ञान के संदर्भ में बातचीत की थी। शब्दों को जो है वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना भी कोश विज्ञान का ही एक अंग है। उससे पहले जो है हम ये थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि कोशों की आवश्यकता क्यों होती है। हम जानते हैं कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए समाज में भाषा को व्यवहार में लाता है। भाषा का आधार शब्द है और शब्द का आधार है अर्थ। लेकिन शब्दों के अर्थ के जो है कई संदर्भ होते हैं और ये हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वो हर शब्द के अर्थ संदर्भों से परिचित हो ही। ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द चलन में हैं लेकिन कुछ जो है प्रचलित हो चुके हैं। इस प्रकार के शब्दों को भी जानना, उनके अर्थों को समझना, ये किसी भी विद्यार्थी या शब्द का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि शब्दों को हम एक जगह पर संग्रहित कर लें, उनको कोश के रूप में व्यवस्थित कर लें। जब हम ये करते हैं तो कोश हमें जो है हर प्रकार की जो है संदर्भगत जो है अर्थ वगैरह देता है। अगर हम कोश को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि शब्दकोश शब्दों का वह संग्रह है जिसमें एक भाषा के शब्दों का उसी भाषा में या फिर अन्य भाषाओं में उनके प्रचलित और शुद्ध रूप, व्युत्पत्ति, अर्थ, व्याकरणिक जानकारी, उच्चारण, पर्याय, विलोम आदि संबंधी जानकारी जो है क्रमबद्ध रूप में यानी कि वर्णक्रम के अनुसार या किसी और आधार को लेकर व्यवस्थित की हुई होती है। लेकिन इस तरह की जानकारी को जुटाना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से एक साथ रखते हुए प्रस्तुत करना जो है ये बहुत जटिल कार्य है और इसे भली प्रकार से करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। कोश निर्माण के इसी जटिल कार्य को करने के विज्ञान को कोश विज्ञान कहा जाता है। कोश विज्ञान में कोश सामग्री का संकलन, प्रविष्टि चयन, वर्तनी विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, उच्चारण विज्ञान, शब्द निर्माण विज्ञान, कोशार्थ विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये विषय कोश बनाने में अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। कोश विज्ञान शब्दकोश निर्माण का तो कार्य है, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है एक जटिल और दुरूह प्रक्रिया कही जाती है। इसमें आरंभिक योजना प्रारूप से लेकर कोश प्रकाशित होने तक की प्रक्रिया के चरण जो है व्याप्त रहते हैं और इन चरणों से गुजरने
के दौरान कोशकार को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, उसका समय भी बहुत लगता है और ये स्वयं में बौद्धिक क्षमता की मांग तो करता ही है। हम इसे ये कह सकते हैं कि कोश निर्माण का काम जो है एक चुनौती का कार्य है, क्योंकि शब्दों के सहज सटीक अर्थ, उनके रूप और प्रयोगों को प्रस्तुत करना कोशकार का दायित्व होता है, ताकि पाठक बिना किसी श्रम के उन्हें सहज रूप से समझ सके। इस चुनौती का सामना करने के लिए कोश कार्य को योजनाबद्ध तरीके से निपटाया जाता है और ये योजनाबद्ध तरीके ये रहते हैं कि काम को विविध चरणों में विभाजित कर लिया जाता है, जैसे सामग्री संकलन और प्रविष्टि चयन करना, प्रविष्टि की संपादन प्रक्रिया से गुजरना, अर्थ निर्धारण और व्याख्या संबंधी संपादन कार्य की प्रक्रिया से गुजरना और अंतिम चरण के रूप में हम प्रेस कॉपी निर्माण और मुद्रण संबंधी तक जो है कार्य प्रणाली से गुजरते हुए कोश निर्माण की अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। यानी कोश हमारे सामने एक तरह से मुद्रित रूप में, या अब आज जो है कंप्यूटर जैसे माध्यम उपलब्ध हो चुके हैं, तो कंप्यूटर कोश के रूप में या ऑनलाइन कोश के रूप में उपलब्ध होते हैं। जब हम बात करते हैं शब्दों के व्यवस्थित करने की, तो इसमें जो है हमें वर्णक्रम व्यवस्था पर भी विचार करना जरूरी होता है। इसलिए वर्णक्रम व्यवस्था भी कोश विज्ञान का ही एक अंग है और इसके लिए कोशकार को जो है जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उसे इस कार्य को गंभीर दायित्व के साथ निभाना होता है। कोशकार केवल अपने प्रयोग के लिए कोश का निर्माण नहीं करता है, वह कोशों का निर्माण प्रयोक्ता वर्ग के लिए करता है और ये प्रयोक्ता वर्ग जो है हम आप कोई भी हो सकते हैं। इसलिए अगर शब्दकोश में शब्दों की समुचित क्रम व्यवस्था नहीं होगी तो कोश का प्रयोक्ता जो है वो अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाएगा और उसे कठिनाई होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोश विज्ञान में जो है शब्द वर्णक्रम व्यवस्था का जो अपना विशेष महत्व है। हमने विभिन्न चरणों का संकेत किया है। इन विशेष रूप से देखें, इन चरणों में जैसे पहले चरण में बात की जाती है सामग्री संकलन और प्रविष्टि चयन की, तो वहाँ पर जब नीतिगत निर्णय के आधार पर सामग्री संकलन का कार्य जब किया जाता है और उसे व्यवहारिक रूप दिया जाता है और इसी के साथ साथ उसमें शब्दों का क्रम भी बनाया जाता है। पहले ये व्यवस्था जो है कार्ड बनाकर किए जाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर से जो है शब्द संसाधन की सुविधा होने से भी ये हमें कार्ड वाली व्यवस्था से भी हम कोश निर्माण में एक तरह से कह सकते हैं कि निजात पा चुके हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पहले चरण में जहाँ ये स्थिति है, वहीं प्रविष्टि के संपादन प्रक्रिया के दौरान भी जो है जब हम गुजरते हैं तो वर्णक्रम के अनुसार हम प्रविष्टियों को व्यवस्थित करते हैं। उसमें भाषा स्रोत, वर्तनी, उच्चारण जैसे जो है काम करते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया में शब्दकोश शब्द क्रम को जो है व्यवस्थित करने का जो है कार्य केंद्र में नज़र आता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि शब्दकोश में किस तरह से हम वर्णों की व्यवस्था करते हैं इस बारे में जानें। अपने इस व्याख्यान में हम अंग्रेज़ी और हिंदी शब्दकोश में वर्णक्रम व्यवस्था के संदर्भ में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेज़ी वर्णक्रम को लेकर। अंग्रेज़ी वर्तनी के वर्णक्रम में हम जाते हैं जब, तो हम ये जानते हैं कि अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। इस वर्णमाला में 26 वर्ण हैं, जिनमें से 5 स्वर हैं। ये 5 स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें विशेष बात ये रहती है कि वर्णमाला में स्वरों को अलग से संयोजित नहीं किया होता, वे अन्य व्यंजनों के साथ ही अपने निश्चित क्रम में रखे गए होते हैं और उन्हें उसी तरह से व्यवस्थित किया जाता है। अंग्रेज़ी जो रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसमें एक ये भी विशेषता रहती है कि इसके सभी जो 26 वर्ण हैं उनको छोटे और बड़े अक्षरों में भी लिखा जाता है, अर्थात स्मॉल लेटर्स में भी और कैपिटल लेटर्स में भी।
ये आप स्क्रीन पे हम सभी वैसे तो जानते ही हैं, फिर भी स्क्रीन पे आपके सामने ये दिखाया गया है कि अंग्रेज़ी वर्तनी का वर्णक्रम कैसे है। इसमें ए से लेकर जेड तक जो है ये वर्ण हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी वर्तनी के आकारादि क्रम को लेकर। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर हैं और 35 जो है मूल व्यंजन हैं, जिसे हम जो है वॉवल्स और कंसोनेंट कह सकते हैं। वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों को अलग से संयोजित किया होता है, अर्थात स्वर अलग लिखे जाते हैं और व्यंजन अलग से। जबकि हमने ये देखा कि रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन जो है एक साथ ही आते हैं, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं है। देवनागरी लिपि में एक ये भी है कि जिस समय व्यंजन स्वरों के जो व्यंजनों के साथ जब स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है तो स्वर अपने रूप को बदल लेते हैं और वे मात्राओं का रूप ले लेते हैं। देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, जिसे हम कंसोनेंट क्लस्टर कह सकते हैं, और ये व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी आकारादि क्रम में हम देखेंगे तो ये स्वर हैं। इसमें आप देखिएगा अ, आ, इ, उ, री, ए, औ और औ, ये स्वर हैं। और इसके साथ ही मूल व्यंजन जो है, मूल व्यंजन को वैज्ञानिक तरीके से विभाजित करते हुए उन्हें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के रूप में देखा जाता है। और इसके साथ ही इनमें य, र, ल, व, क्ष, श, श, स, ह और ड़ और दीर्घ में भी ड़ जो है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे हमने अभी चर्चा की है, संयुक्त व्यंजन के रूप में हमें 4 मिलते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष जो है क और श से मिलकर बना है। इसी तरह से त्र जो है त और र से, और ज्ञ जो है ज और ण से, और इसी तरह श्र जो है श और र वर्ण से मिलकर बना हुआ व्यंजन है। अंग्रेजी और हिंदी के वर्णक्रम को जानने के बाद अब हम इसमें थोड़ा जो है अंतर के स्तर पे देखें तो दोनों में लिपि के स्तर पर भिन्नता के जो आयाम हैं वे इस तरह से हैं। रोमन जो है स्वर आधारित लिपि है, जबकि देवनागरी व्यंजन आधारित लिपि है। दोनों लिपियों में एक अंतर का आधार ये भी है कि वर्णों की संख्या और वर्तनी के क्रम में उनके संयोजन के स्तर पर हमें भिन्नता मिलती है। हिंदी में स्वर 2 रूपों में मिलते हैं, जैसे स्वतंत्र रूप में भी और मात्राओं के रूप में भी, जबकि अंग्रेजी में केवल स्वर ही होते हैं, मात्राएं नहीं हैं। इसी तरह से हिंदी वर्णमाला की मात्राएं जो हैं व्यंजन वर्ण के बाईं ओर भी आ सकती हैं, जैसे जिज्ञासा, फिक्र, दिल, भिन्न आदि। और हम ये भी देखते हैं कि ये मात्राएं दाईं ओर भी आ सकती हैं, जैसे बाण, लगान, नीलाभ, वादा, जीनत आदि। अंतर के और आयामों की तरफ हम अगर बढ़ें तो हम ये भी देखते हैं कि हिंदी की मात्राएं व्यंजनों के ऊपर भी हो सकती हैं, जैसे बोलो, मेवा, रोपना, बसेरा, और नीचे भी, अर्थात सूक्त, प्रमुख और अनुभव जैसे शब्दों में आप देखेंगे कि मात्रा नीचे की तरफ है वर्ण में लगी हुई। और हिंदी की जो है मात्राओं की व्यवस्था जो है एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि व्यंजनों के बीच में भी नज़र आती है। जैसे हम देखते हैं र के बीच में जो है लगाने से रुपया और रूप। आप थोड़ा ध्यान देंगे कि र वर्ण जो है ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों स्वरों की मात्राओं को दिखाता है। और दोनों में अंतर ये रहता है कि जिस समय छोटा ऊ होता है तो रुपया जैसा शब्द जो है बनाया जाता है, जबकि बड़ा ऊ जब आएगा तो रूप जैसे जो है शब्द होते हैं। हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि रूप और रुपया लिखने के जो है शैली क्या है।
इसके साथ ही एक अंतर का आधार ये भी है कि स्वरों और व्यंजनों के स्थान में भी अंतर पाया जाता है। हिंदी में पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन आते हैं, जबकि अंग्रेज़ी स्वरों का स्वतंत्र रूप से जो है लिखने का प्रवृत्ति है और वे व्यंजनों के साथ ही संयोजित होते हैं। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी और हिंदी वर्ण क्रम के अनुसार शब्द अनुक्रमणिका तैयार करने के बारे में। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें मूल मंत्र के रूप में ये आधार लेना होता है कि किस आधार पर हम प्रविष्टि जो है उनको व्यवस्थित करें। आमतौर पर जो कोश तैयार किए जाते हैं वे प्रविष्टि क्रम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। इसमें प्रविष्टियों को वर्णमाला के क्रम में रखा जाता है, अर्थात उनके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आदि वर्णों के आधार पर जो है उनको शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है। इस आधार पर निर्मित शब्दकोशों को आदि वर्ण क्रमानुसारी कोश कहा जाता है। वैसे प्रविष्टि क्रम के आधार पर निर्मित कोशों के अलावा हम ये भी देखते हैं कि अक्षर संख्यानुसारी, अंत्य वर्ण क्रमानुसारी, धातु क्रमानुसारी और विषयानुसारी कोश भी क्रम व्यवस्थित होते हैं। थोड़े अगर हम उदाहरण लें तो शब्द क्रमानुसार शब्द अनुक्रम की व्यवस्था के जो उदाहरणों पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं, चीनी भाषा को सबसे पहले हम देखें तो यह भाषा जो है अक्षरिक व्यवस्था वाली है। इसमें कोशों की व्यवस्था जो की जाती है प्रविष्टियों की, तो वो अक्षर संख्या के अनुसार की जाती है। तो ऐसा कोश जो है अक्षर संख्यानुसारी कोश कहलाता है। ऐसे ही जब हम एनसाइक्लोपीडिया और विश्वकोश आदि की बात करते हैं तो उनमें प्रविष्टि क्रम का निर्धारण का आधार जो है आदि क्रम ना होकर उसमें ये रहता है, हम ये देखते हैं कि विषय क्या है, तो और उसमें हम ये कह सकते हैं कि विषयों के क्रम के अनुसार जो है एनसाइक्लोपीडिया और विश्वकोश आदि तैयार किए जाते हैं। ऐसे कोश जो है विषयानुसारी कोश कहलाते हैं। अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर कोश जो है आदि वर्ण क्रमानुसारी ही होते हैं। अंग्रेज़ी और हिंदी के कोश जो है उनमें प्रविष्टि जो है आदि वर्ण क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित मिलती है। इस आधार को जानने के बाद अब हम बातचीत करते हैं दोनों भाषाओं में शब्द अनुक्रमों को तैयार करने के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार शब्द अनुक्रमणी तैयार करना। जैसे कि हमने चर्चा की है कि इसमें जो है वर्णों के पहले दूसरे वर्ण को आधार लेते हुए कोशों की प्रविष्टियों को व्यवस्थित किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पे हमने 9 शब्द लिए हैं और ये सभी 9 शब्द जो हैं एम वर्ण से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये शब्द क्रम के अनुसार जो है या वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं है। अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहें तो पहला वर्ण जो है सभी में एक समान है, इसलिए एम वाला ही शब्द आएगा। इसके बाद हमें दूसरे वर्ण की ओर जाना होगा। तो दूसरे वर्ण पर जब हम विचार करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन शब्द में जो है ए वर्ण आया हुआ है। इसके अलावा अन्य किसी शब्द में ए नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम मशीन शब्द को जो है क्रम में पहले लेंगे। ए के बाद जब हम अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार देखते हैं तो दूसरा वर्ण का जो हमें शब्द मिलता है वो ई है। ई में हमें 2 शब्द मिल रहे हैं, मील और मीन्स। अब इन दोनों में अगर हमने व्यवस्था करनी हो तो हम ये देखेंगे कि एन और एल में से जो है एल पहले आता है और एन जो है बाद में आता है। तो इस आधार पर जो है पहले मील शब्द आएगा और उसके बाद मीन्स आएगा। एम और ई के बाद हम उनसे अगले वर्णों पर विचार करेंगे तो पाते हैं कि अगला वर्ण जो है आई है और उक्त शब्दों में जो है जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं इन शब्दों में आई वर्ण वाले भी 2 शब्द हैं, माइक्रोन और माइका। इनका भी क्रम निर्धारण अगर हम करते हैं तो देखेंगे कि माइका शब्द को जो है पहले स्थान देना होगा और माइक्रोन को जो है बाद में।
इसी तरह से शेष शब्दों का क्रम निर्धारण भी करेंगे, जो कि इस तरह होगा: मोबाइल, मोडेस्टी, मड और मल्टीपल। ये जो है एक व्यवस्थित करने का, शब्दों की प्रविष्टियों को व्यवस्थित करने का तरीका है। इस आधार पे हमने जो अभी चर्चा की है, इसमें हम देखें तो हमारे जो है इन 9 शब्दों का क्रम व्यवस्था इस प्रकार से होगी: मशीन, मील, मीन्स, माइका, माइक्रोन, मोबाइल, मोडेस्टी, मड और मल्टीपल। अब हम बात करते हैं हिंदी कोश में स्वरों की क्रम व्यवस्था को लेकर। हम जानते हैं कि हिंदी कोश में जो है स्वर और व्यंजन होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम स्वरों के संदर्भ में बात करते हैं और उसके बाद जो है व्यंजन के संदर्भ में बात करेंगे। हिंदी वर्ण माला जो है हमने अभी देखी थी, जो स्क्रीन पे भी दिखाई गई थी, उसमें हमने क्रम के जो वर्णमाला का जो क्रम है वो देखा। उस क्रम को अगर हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो हमें शब्दकोश में वैसे क्रम में शब्द नहीं मिलते हैं। उसका कारण है कि कुछ जो है परिवर्तन इसमें जो है व्यवस्था में, क्रम व्यवस्था में किया हुआ होता है। हम हिंदी शब्दकोशों में सबसे पहले जो है अनुस्वार युक्त वर्ण विशेष को लेते हैं, उसके बाद अनुनासिक वर्ण विशेष को, फिर विसर्ग युक्त वर्ण को और फिर मूल वर्ण विशेष को। और मूल वर्ण विशेष के बाद जो है आधे अक्षर वाले जो हैं, एक अभी स्वरों में तो ये इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यंजनों में जो है जिस समय आएंगे हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो है उसके बाद आधे अक्षर वाले जो है अक्षरों को भी लिया जाता है। इस तरह हम देखें तो आ वर्ण जो है वो सभी जो है आ वर्ण से जितने बन रहे हैं उनको आ में ही प्रविष्टि जो है वर्ण क्रम जो होगा कोश में वहाँ रखा जाएगा। और इसमें सबसे पहले आपको जो है अनुस्वार वाला जो है अनुस्वार की बिंदी के रूप में वाले शब्द मिलेंगे, उसके बाद अनुनासिक वाली जो है चंद्र बिंदी के रूप में शब्द मिलेंगे और फिर विसर्ग वाले शब्द होंगे और उसके बाद जो है आ मूल वर्ण जो है वो आएगा। ये हमने आ वर्ण का उदाहरण लेकर बातचीत की है। इसी तरह से स्वर, अन्य जो स्वर हैं चाहे वो ए हो, ओ हो, ऊ हो, उनमें भी स्वरों की जो क्रम व्यवस्था होगी इसी तरह से हम करते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी कोश में व्यंजनों की क्रम व्यवस्था को लेकर। स्वरों की क्रम व्यवस्था की तरह ही आमतौर पर सबसे पहले हम अनुस्वार युक्त और फिर अनुनासिक जो है व्यंजन विशेष को लेते हैं, उसके बाद विसर्ग युक्त व्यंजन को और फिर मूल व्यंजन विशेष को जो है उसकी जो मात्राएं जो होती हैं उनको लेते हैं। क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब व्यंजन के साथ स्वर आते हैं तो स्वर अपना रूप जो है उसी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाते, वे मात्राओं का रूप ले लेते हैं। अब इस आधार को हम लेकर चलें तो हमने उदाहरण के लिए आपके सामने जो है क व्यंजन का क्रम दिया है। क का जो है क्रम बनेगा पहले अनुस्वार युक्त क, देन इसके बाद आएगा अनुनासिक व्यंजन वाला का आएगा, फिर विसर्ग का, फिर का, फिर आगे जो आ के बाद आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इसके बाद छोटा ए, बड़ा ए और छोटा ऊ, ओ और औ। तो ये आप देख रहे हैं कि इस क्रम के अनुसार जो है व्यंजनों को व्यवस्थित किया जाता है। और जैसे हमने अंग्रेजी में वर्ण क्रमों को व्यवस्थित करने की बात की थी कि पहले वर्ण को ध्यान में रखते हैं, उसका दूसरे को, तीसरे को, तो हिंदी में भी इसी तरह से हमें व्यंजनों के जो है क्रम को ध्यान में रखना होता है। लेकिन अब प्रश्न यह भी उठता है कि संयुक्त व्यंजनों का जो है कोश में क्या स्थान होता है। संयुक्त व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो कोशकार जो है ये मूल मंत्र लेकर चलता है कि संयुक्त व्यंजन जिन शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं उसमें जो पहला व्यंजन है उस व्यंजन के जो अक्षर जो हैं उस अक्षर के साथ ही उनको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं, इनको
क्ष को क वर्ण के साथ रखेंगे, त्र को त के साथ, ज्ञ को ज के साथ और श्र को श के साथ रखा जाता है। एक विचारणीय प्रश्न ये भी होता है कि ड़ और दीर्घ, मूर्धन्य और तालव्य जो है, इनका क्या स्थान रहता है। इस तरह के शब्दों का जो है वर्णों को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हिंदी में इन दोनों वर्णों से किसी भी शब्द की जो है शुरुआत नहीं होती है। ये दोनों वर्ण जो हैं टवर्ग के जो है अन्य शब्दों की भांति ही नज़र आते हैं, ड और ड़। इनमें नीचे सिर्फ नुक्ता लगाया जाता है, तो इस वजह से ये अलग से जो है वर्ण बन जाते हैं। तो हमें इन दोनों वर्णों को भी टवर्ग में ही शामिल किया जाएगा, अर्थात टवर्ग में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 6 वर्ण हो जाते हैं। और इन वर्णों का क्रम आप देख रहे हैं, ट, ठ, ड़, ड, ड़ और ड। इस क्रम में जब हम शब्दों को व्यवस्थित करने लगे तो हमें सुविधा रहती है और फिर कोश को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्वरों के क्रम में हमने बातचीत करते हुए री स्वर की भी बात की थी। री हालांकि स्वर है, लेकिन वो व्यंजन के रूप में भी इस्तेमाल में आता है। तो इस व्यंजन को हम कहाँ इस्तेमाल में लाएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। और उससे पहले जो है एक बात हम करते हैं श्री वर्ण को लेकर। ये श्रेय जो है, श्री श्रृंखला वाला जिस तरह से होता है, ये श और री स्वर से मिलकर बना है। श इनमें से वर्ण है और री जो है स्वर है। ये आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और इनमें हम जो है री वर्ण ऊ स्वर के बाद और ए स्वर से पहले आता है, इसलिए श्री वर्ण से बनने वाले शब्दों को हम शु शब्द के बाद से और शे से पहले जो है रखते हैं। ये कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, श्रृंखला, श्रृंग, श्रृंगार, श्रृंगी और श्रृगाल। ये इस तरह के जो है इसी वर्ण से बने हुए शब्द हैं। और इनको जब हम कोश में का निर्माण करते हैं, प्रविष्टि जिस समय निर्धारित कर रहे हों या कोश हम देखने का प्रयास भी कर रहे हों, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये शु के बाद और शे से पहले जो है इसको खोजें। अब हम बात वही करते हैं री वर्ण को लेकर। री वर्ण जो है ये स्वर है और इससे जो बने हुए शब्द हम देखते हैं, जैसे रिज्जु, ऋण, ऋणात्मक, ऋतंभरा, ऋतु। ये कोश में ऊ स्वर से जो युक्त शब्द हैं उसके बाद में आएंगे। ऐसे ही कोशकार के सामने एक ये भी प्रश्न होता है कि वो पंचम वर्णों का स्थान क्या निर्धारित करें। हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में जो 5वें वर्ण है, अर्थात हर वर्ग के 4 वर्णों के बाद जो वर्ण आ रहा है वो पंचम वर्ण जो है, ये इसकी हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। ये नासिक के ध्वनियाँ हैं और हमें ये ध्यान देना होगा कि इन ध्वनियों को कोशों में किस प्रकार से शामिल किया जाता है। वैसे तो कोशकार जो है अपनी नीतिगत निर्णय के आधार पर जो है उन वर्णों को स्वतंत्र रूप से भी रखता है और उनके स्थान पर कोशकार जो है इसके लिए बिंदी भी लगा देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें शब्दों में अनुस्वार की बिंदी लगा दी जाती है। इस संबंध में जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करते हुए पंचम वर्णों को जो है स्वतंत्र रूप से ना लिखने के बदले हम ये कह सकते हैं कि अनुस्वार की बिंदी लगाने की तरफ ही बताया है। लेकिन इन वर्णों के अलावा यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग से बनने वाले शब्दों के पंचम वर्णों के अलावा अन्य स्थलों पर भी पंचम वर्ण आ सकते हैं। तो उनकी क्या स्थिति होगी, हम इस पर भी बातचीत करें तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें बिंदी ही को ही प्राथमिकता देनी है। जैसे संयम, संयोग, संरक्षक, संलग्न, संलाप,
संवाद, संस्करण, और संसर्ग जैसे शब्द हैं, इनको हम बिंदी लगाकर ही लिखते हैं। लेकिन निदेशालय ने इस संबंध में ये भी दिया हुआ है कि जहाँ पर द्वित्व रूप में ये वर्ण, पंचम वर्ण आता है, तो वहाँ अनुस्वार की बिंदी न लगाकर उसे आधे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। जैसे सम्मति शब्द है, सम्मति में 2 माँ आ रहे हैं, एक जो है हलंत के साथ है और दूसरा पूरे रूप में लिखा जाता है। तो हम दोनों को ही जो है लिखेंगे, ना कि पहले आधे माँ के लिए जो है अनुस्वार की बिंदी का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो शब्द अंग्रेजी और उर्दू से आए हुए हैं, तो उनके जो उच्चारण है उसमें भी जो अनुस्वार का जो प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी हम अनुस्वार के लिए मात्रा के रूप में जो है बिंदी लगाएंगे, वहाँ वर्ण को इस्तेमाल में नहीं लाते। जैसे पेंसिल शब्द है, या हम ये कह सकते हैं कि मुंशी, मंजिल, पेंशन, मंजूरी, इस तरह के शब्दों को अनुस्वार की बिंदी लगाकर ही लिखा जाता है और कोश में ऐसे ही स्थान देना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम देवनागरी लिपि और वर्तनी का जो है, हिंदी भाषा की जो वर्तनी है, उसके मानकीकरण के जो प्रयास केंद्रीय निदेशालय ने किया है, उन प्रयासों से जो है हम हिंदी में मानकता की जो है स्थापना कर सकते हैं। पर जब ये भी विचारणीय हो जाता है कि जब विदेशी भाषाओं से ध्वनियाँ आई हैं, तो उनके संबंध में हम क्या व्यवस्था करें। भाषा निरंतर विकासमान रहती है। हिंदी भाषा का विकास जो है संस्कृत से हुआ था, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। लेकिन इस दौरान जो है हिंदी अन्य भाषाओं के भी संपर्क में आई है। जब हमारे देश में जो है मुगलों का शासन था, हम ये कहें, तो उन्होंने फारसी को राजभाषा बनाया था। तो इसका नतीजा ये हुआ था कि फारसी भाषा की कुछ ध्वनियाँ भी जो है हमारे व्यवहार में आनी शुरू हो गई थी मध्यकाल के दौरान। तो तब हमें क, ख, ज और फ वर्णों से जो है जो उनमें नुक्ता लगाकर लिखने की प्रवृत्ति को भी अपनाना पड़ा था, ताकि फारसी उर्दू के जो शब्द हैं वो सही तरह से उच्चारित हो सके। जैसे ज़मीन शब्द लिखेंगे हम, फन और फन में जो है जो अंतर है वो नुक्ता लगाकर भी अलग किया जा सकता है। ऐसे ही जब अंग्रेज़ी शासनकाल के दौरान औ ध्वनि जो है उसका भी साक्षात हुआ, तो इसमें भी देवनागरी लिपि में परिवर्तन करते हुए औ ध्वनि को जो है व्यवस्थित किया गया, और उसके लिए जो है अर्धचंद्राकार जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं, जिसमें बिंदी को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। आप देखेंगे स्क्रीन पे जो है विदेशी भाषाओं की आगत ध्वनियों की हमने जो चर्चा की है वो किस तरह से लिखी जाती हैं, और अंग्रेज़ी की अ ध्वनि भी दिखाई जा रही है। और हम ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से इन ध्वनियों को व्यवस्थित किया हुआ है, और मानकीकरण संबंधी प्रयासों में हमको यही आधार जो है ग्रहण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शब्दकोश में वर्णक्रम व्यवस्था के संदर्भ में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है। अभी तक हमने जो बातचीत की थी वो एक तरह से मानवीय प्रयासों से संभव था, लेकिन कंप्यूटर भी आज की तारीख में हम कह सकते हैं शब्दों को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोश निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आज कंप्यूटर को एक साधन या उपकरण के रूप में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कंप्यूटर ने टाइपराइटर की जगह तो ले ली है, यानी अब वह शब्द संसाधन का काम जो है करने में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कोश निर्माण के संदर्भ में ही तो सामग्री संकलन और प्रविष्टि चयन का काम भी कंप्यूटर की OCR प्रणाली से संभव हो पा रहा है।
OCR प्रणाली का अर्थ ये है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अर्थात वर्ण पहचान। वर्ण पहचान के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और जिस तरह से हम फोटोकॉपी को करते हैं, यानी फोटोकॉपी का जो कार्य किया जाता है, वैसा ही कार्य जो है OCR भी करता है। इसमें होता यह है कि स्कैनर की सहायता से जो मुद्रित सामग्री है पहले से ही कंप्यूटर में रखी जाती है स्कैनर पर, तो स्कैनर उन वर्णों की पहचान करता है और बिना किसी श्रम के उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि कंप्यूटर पर टाइप करने से जो है बचा जाता है और सिर्फ थोड़ा बहुत संशोधन करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद जो है एक तरह से हमारे पास टंकित रूप में सामग्री उपलब्ध हो जाती है। और इस संशोधन की भी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कहीं स्कैनर हो सकता है कि किसी वर्ण आदि को सही तरह से पहचान ना पाया हो, उसे समझ ना पाया हो। वो N को M भी समझ सकता है और M को I और N भी एक तरह से जो है देख सकता है। हिंदी में भी वर्णक्रम पहचान के संबंध में प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई सार्थक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। पर इतना अवश्य है कि जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रगति हो रही है, तो इसमें भी हमें अच्छे जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करके स्कैनिंग का काम भी बेहतर तरीके से हिंदी में भी हो सकेगा। तो हम देखते हैं कि OCR प्रणाली में भी जो है सामग्री संकलन के दौरान जो व्यवहार में लाई जाती है, इसमें भी कंप्यूटर अपनी भूमिका निभाता है। और साथ ही जब हम पृष्ठ संबंधी संपादन में अक्षरों की क्रमबद्धता पर विचार करते हैं, उनके प्रयोग की आवृत्ति की तरफ ध्यान देते हैं और उन आवृत्ति को की गणना करते हैं, या फिर वर्तनी और मुद्रण के स्तर पर भी देखते हैं, तो हमें कंप्यूटर बहुत व्यवस्थित तरीके से और बिना किसी गलती के और जल्दी से संपादित करके इन सभी कार्यों को कर देता है। कोश निर्माण का कार्य जो मनुष्य द्वारा किया जाता था, जिसमें वर्षों लग जाते थे, कंप्यूटर उस कार्य को जो है बहुत ही कम समय में, या हम ये कह सकते हैं कि कल्पनातीत समय में जो है इस कार्य को संपन्न करके दिखा देता है। हालांकि संदर्भ और प्रसंग के अनुसार शब्दों की अर्थ छटाओं, उनकी व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण जैसे कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा तो नहीं किए जा सकते हैं, ये अभी इतना संभव नहीं हो पाया है। वो बात अलग है कि कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर में काम हो रहा है, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में ये काम भी कंप्यूटर कर दे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस कार्य को जिस तरह से मनुष्य कर पाता है, वैसे कंप्यूटर नहीं कर पाता है। और इस कार्य को, यानी चाहे हमें शब्दों की अर्थ छटाओं को देखना हो या फिर व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण करना हो, ऐसे में जो है मनुष्य को अपने मस्तिष्क के विवेक, कल्पना और निर्णय शक्ति को जो है अपना इसमें विशेष भूमिका निभानी पड़ती है, और तब जाकर कोश में ऐसा कार्य संपन्न हो पाते हैं। पर इतना भी अवश्य है कि कंप्यूटर सीधी तौर पे इन कामों में भी अपनी भूमिका ना निभा रहा हो, लेकिन परोक्ष रूप से अवश्य ही सहायक होता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कॉन्कर्डेंस जैसा काम जो है कोश के जरिए जो किया जाता है, उसमें भी संकलित सामग्री में जितने शब्द आते हैं उनकी समानुक्रमणिका या कॉन्कर्डेंस जो है तैयार करके हमारे सामने रख देता है। और इसमें जो है हम देखते हैं शब्दों और अर्थों के प्रयोग से संबंधित जानकारी जो है कोशकार के लिए बड़ी सहायक सिद्ध होती है। जहाँ सामग्री संकलन के समय हमें कंप्यूटर विशेष जो है सहायक सिद्ध हो रहा है, और इसके साथ ही संपादन के समय भी सहायक सिद्ध हो रहा है, या फिर कॉन्कर्डेंस जैसे कामों में भी हमारा मददगार हो रहा है, वहीं डेस्कटॉप जैसा काम भी जो है वो भी कंप्यूटर पे अच्छी तरह से संपन्न किया जा रहा है। और कोश निर्माण में संपादन, संशोधन, मुद्रण जैसे जो है काम, प्रेस कॉपी निर्माण कार्य
का ही अंग बनकर सामने आते हैं और इन कामों में कंप्यूटर बहुत मददगार होता है। कंप्यूटर के आगमन से कोश निर्माण में हमें समय, श्रम और धन की तो बचत होती ही है, साथ ही कोश कार्य जो पूरी तरह से व्यवस्थित, गलती के बिना और उन्नत रूप में बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाता है। जहाँ कोश की में कंप्यूटर की ये भूमिकाएं हैं, वहीं हम वर्णक्रम के संदर्भ में भी देखें तो कोश अपनी विशेष भूमिका निभाता है। सबसे पहले तो वर्णक्रम के संदर्भ में देखें तो हमें ये संख्या क्रम या आकारादि क्रम, जिसके लिए कंप्यूटर में शब्दावली है, सॉर्टिंग जैसा काम जो है वो बेहतर तरीके से करता है। कंप्यूटर के सॉर्टिंग अनुप्रयोग की मदद से हम हजारों लाखों शब्दों को आकारादि क्रम में या वर्ण क्रम में कहिएगा मिनटों में व्यवस्थित कर लेते हैं। जबकि इससे पहले ये काम जो है मानवीय स्तर पर जब किया जाता था, अर्थात मनुष्य द्वारा किया जाता था, तो उसमें कई कई वर्ष लग जाते थे। उसका मूल कारण ये था कि प्रत्येक प्रविष्टि के लिए कार्ड बनाए जाते थे और उन कार्डों को शब्द क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना भी पूरे श्रम का कार्य होता था। इसके लिए जगह भी चाहिए और साथ ही अत्यधिक मेहनत की भी आवश्यकता होती थी, तब कहीं जाकर कोशों को की प्रविष्टियों को जो है व्यवस्थित किया जा सकता था। उसके बावजूद यह भी स्थिति बनी रहती थी कि गलतियों की संभावनाएं रहती थी। पर कंप्यूटर ने इस काम को जैसे तीव्रता से करना शुरू किया है, और मुख्य बात यह भी रहती है कि प्रविष्टियों में क्रम में जो लेकर है वो हमें कोई ऐसी गलतियां नज़र नहीं आती हैं। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है इस कार्य को जिस तरह से सहज रूप से करता है वो अपने आप में अकल्पनीय है। अगर हमें कोश निर्माण का काम मैनुअल आधार पर करना पड़े और कंप्यूटर के जरिए करना पड़े तो साफ तौर पे इस अंतर को हम देख सकते हैं। कंप्यूटर में ये विशेषता रहती है कि जिस तरह से कंप्यूटर 1, 2, 3 आदि जो संख्या वाले जो हैं वर्ण हैं, संख्याएं हैं, उनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिस तरह से व्यवस्थित कर देता है, वैसे ही हम अगर चाहें तो भाषा के शब्दों को भी वर्णमाला के क्रम में, चाहे वो घटता क्रम हो या फिर बढ़ता क्रम, किसी भी क्रम में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर द्वारा यह कार्य तभी सार्थक ढंग से कर पाना संभव होता है जब वर्णमाला का क्रम निश्चित हो और सभी कुंजी पटल तथा फॉन्ट के साथ जो है वर्णमाला के क्रम का सामंजस्य स्थापित किया गया हो। ये संकेत के तौर पे बताना इसलिए ज़रूरी है, उसका कारण ये है कि अंग्रेज़ी भाषा में जो है इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि मानकीकरण की स्थिति है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वर्णमाला क्रम जो है निश्चित है और सभी कुंजी पटल और फॉन्ट जो है उनके साथ कंप्यूटर का जो है सामंजस्य जो है आसानी से हो जाता है। तो अंग्रेज़ी के जो प्रविष्टियां हैं उनको जब हम वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो हमें उसके बेहतर परिणाम सामने नज़र आते हैं और यही प्रयास अगर हिंदी के संदर्भ में करें तो वो भी अपने आप में थोड़े चुनौतीपूर्ण है। उसका कारण यही है कि मानकीकरण का जो है अभी अभाव है। मानकीकरण की दिशा में हमें और अधिक प्रयास करने होंगे और एक रूपता बनानी होगी। अगर इस तरह से हम करेंगे, अर्थात कि वर्णक्रम की हम जो है समुचित व्यवस्था करें, उसका जो है निश्चित क्रम जो है निर्धारित कर दिया गया हो और कुंजी पटल और फॉन्ट इस समस्या से भी अगर निजात पा ली गई हो तो कंप्यूटर शब्दों को जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। हालांकि ये भी बात ठीक है कि यूनिकोड के आने के बाद इसमें जो है हिंदी के संदर्भ में भी देखें तो सुधार हुआ है। यूनिकोड अर्थात यूनिवर्सल कोडिंग, ये जो है एक विशेष प्रकार के फॉन्ट हैं और इन फॉन्ट्स की जो है ये विशेषता रहती है कि किसी भी पीसी पर जो है हम किसी भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर हिंदी में यूनिकोड में की हुई सामग्री को लेकर जाएंगे तो वहाँ अगर हिंदी के जो है फॉन्ट उपलब्ध नहीं है तो उसके बावजूद वो हम स्क्रीन पर उस सामग्री को देख सकते हैं।
लेकिन उसका संपादन नहीं कर सकते। संपादन तभी कर पाते हैं जब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूनिकोड के रूप में हिंदी के जो है फ़ॉन्ट उपलब्ध हों। हिंदी में हमें मंगल फ़ॉन्ट के रूप में जो है यूनिकोड फ़ॉन्ट उपलब्ध है और भी इसमें जो है सुधार के और प्रयास किए जा रहे हैं, और मंगल फ़ॉन्ट के भी कई जो है फ़ॉन्ट अलग अलग तरह के भी हमें मिलते हैं। और इस फ़ॉन्ट की सहायता से अगर कोश निर्माण का काम किया जाता है तो उन्हें वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने में भी जो है काफ़ी सुविधा रहती है। हालांकि ये भी सही है कि जो व्यवहार में देखा है, अभी वैसी स्थिति या उस तरह से बेहतर परिणाम तो हमारे सामने नहीं आए हैं कोशों के बारे में, कोशों को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बारे में, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम दो शब्द बने हुए हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्रम व्यवस्था, अगर क्रम और व्यवस्था को एक साथ लिखेंगे तो वो वर्ण क्रम में जो है पहले ले लेगा और क्रम शब्द को बाद में लेगा। पर क्रम और व्यवस्था को जब दो स्वतंत्र शब्दों के रूप में, प्रविष्टि के रूप में हम शामिल करते हैं तो वो जिस समय कंप्यूटर उसको व्यवस्थित करता है वह पहले क्रम शब्द को लेगा और उसके बाद व्यवस्था शब्द को लेगा। कुछ इसी तरह की दिक्कत आती है अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों को लेकर भी। अगर आप कोशों की तरफ जाएंगे हिंदी के कोशों में तो वहाँ आपको ये भी एक जो है मानकता का अभाव इस संदर्भ में भी मिलेगा कि अनुनासिक और अनुस्वार वाले जो शब्द हैं उनको कैसे रखें। कुछ कोशकार इस धारणा के जो है पक्षधर हैं कि पहले सिर्फ अनुस्वार वाले जो हैं सभी वर्ण आए और उसके बाद अनुनासिक वाले वर्ण आए, फिर जो है बाद में मूल वर्णों की तरफ बढ़ा जाए। जबकि आमतौर पर देखते हैं तो सिर्फ ध्वनि से जुड़े हुए जो है अनुस्वार वाले शब्द एक साथ आए, उसके बाद उस वर्ण विशेष या ध्वनि के जो है अन्य जो है अनुनासिक वाले शब्द फिर वे आए और फिर जो है वर्ण क्रम के अनुसार जो है जो मूल व्यंजन वाले शब्द हैं उनको लिया जाए। मेरा ये कहने का ये अभिप्राय है कि अनुस्वार और अनुनासिक के क्रम को लेकर भी हमें मानकता का जो है अभाव नज़र आता है। तो इस तरह के अभाव में यूनिकोड भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका कारण यही है कि जब तक हम मानक वर्तनी और वर्णमाला के जो है क्रम को मानक रूप नहीं दे देते तब तक ऐसी ही समस्याएं आएंगी। और इन समस्याओं से समाधान पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के एक सार्थक प्रयास करें। तो ये संभव है कि हिंदी वर्तनी और वर्णमाला का जो है पूरा मानक रूप आए और उससे जो कोश तैयार होंगे भविष्य में भी वे सूचना प्रौद्योगिकी के जो मुख्य उपादान हम जो कंप्यूटर हैं इसमें भी सार्थक तरीके से ये विशेष भूमिका निभा पाएगा। तो इस तरह हमने आज के व्याख्यान में जो है जो चर्चा की है वो शब्द क्रम के वर्णों की क्रम व्यवस्था को लेकर बातचीत की है। जब हम क्रम व्यवस्था की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी में वर्णमाला के वर्ण कितने हैं और उनका वर्णक्रम क्या है, और हिंदी में भी वर्णों की क्या स्थिति है। अंग्रेज़ी वर्णमाला के वर्णों को लेकर इतनी कठिनाई नहीं होती क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन जो है एक साथ हैं और वो छोटे और बड़े अर्थात स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में जो है लिखे जाते हैं। जबकि हिंदी में जो है स्वर अलग हैं और व्यंजन अलग से हैं। स्वर जिस समय व्यंजनों के साथ आते हैं तो वे मात्राओं का रूप धारण कर लेते हैं, और जब संयुक्त व्यंजन जैसे भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी और हम बात करें इससे पहले जो है अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि कोश निर्माण के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रंथों के रूप में हमारे सामने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की कोश विज्ञान पुस्तक है। ये शब्दकार से दिल्ली से प्रकाशित है। और वहीं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान द्वारा जो है एक पुस्तक
प्रकाशित है कोश विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग। इसके अलावा हम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के पुस्तकों की भी चर्चा करना चाहेंगे, जो कोश निर्माण सिद्धांत और परंपरा तथा कोश विज्ञान सिद्धांत और मूल्यांकन के नाम से जो है हमें उपलब्ध होती है। और इसके अलावा हम ये देखें ई अनुवाद और हिंदी पुस्तक जो है, इसमें भी कोश निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया गया है। और इन ग्रंथों के अलावा कुछ कोश से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी हैं, उन पत्रिकाओं का भी जिक्र करना जरूरी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की ओर से जो है एक विशेषांक प्रकाशित किया गया था, भारत में कोश विज्ञान। तो ये विशेषांक जो है गवेषणा पत्रिका का है। ये कोश निर्माण और शब्दक्रम आदि के संदर्भ में जो है एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। और इसके अलावा हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय की एक विशेषांक है भाषा पत्रिका का, सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाएं विशेषांक। ये भी कोश निर्माण के संदर्भ में उपयोगी जानकारी देता है। और भारतीय अनुवाद परिषद जो है, इनका अनुवाद पत्रिका का कोश विशेषांक अंक संख्या 94-95 जो कि संयुक्त अंक है, ये भी कोश के संदर्भ में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं संक्षेप में आज के व्याख्यान को लेकर। जैसे हमने अभी पहले चर्चा की है कि अंग्रेज़ी की वर्तनी और हिंदी की वर्तनी की क्या स्थिति है, और हिंदी की वर्तनी में जो है हमें कुछ एक जो है समस्याएं आती हैं, क्योंकि मूल व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पंचम वर्ण को किस प्रकार से लिखा जाए, और री जो मूलतः स्वर है लेकिन शब्द के रूप में कैसे व्यवहार में लाया जाता है। कोशकार इन पक्षों को जब ध्यान में रखते हुए चलेगा तो वो बेहतर कोश तैयार कर सकेगा। और कोश प्रयोक्ता के रूप में भी हमारे सामने इस तरह की जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि हिंदी का सार्थक तरीके से कोश का इस्तेमाल करने के लिए कोश में जो वर्ण क्रम व्यवस्था है उसको जानना भी बहुत आवश्यक होता है। इसी के साथ डॉक्टर हरीश कुमार सेठी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी हमारे छात्र छात्राओं तक पहुंचाई है, उम्मीद करते हैं कि वो इस लेक्चर के माध्यम से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। मित्रों, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप सभी को पता है, और हम यही चाहेंगे कि आपके प्रश्न, आपके फीडबैक हम तक पहुँचें, जिसके माध्यम से हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो डॉक्टर सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।